हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास में ऑलरेडी जो है 26 क्लास हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर देख लीजिएगा पूरा वीडियो। अगर इसका साथ ही साथ पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वहां से आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो चुका है और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। आज गुलाम वंश जो होगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि खिलजी वंश को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुलाम वंश, जिससे हमेशा सवाल बनते रहता है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको ध्यान से टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में 5 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग छठा क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग गुलाम वंश का जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको आज हम लोग क्या कर लेंगे कि पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो रजिया सुल्तान तक हम लोग देख लिए थे। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था ऐबक, वो कौन था, किसका गुलाम था, तो आपको याद रखना कि मुहम्मद गौरी का वो क्या था कि गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। मतलब इसको हम लोग गुलामों के गुलाम के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, रजिया सुल्तान के भी बारे में हम लोग देख लिए थे। मतलब गुलाम वंश के अगला जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, तो बहराम शाह के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक सबसे पहला पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहराम शाह का जो मतलब अगर पूछ ले कि शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो आपको बताना है कि 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक शासनकाल रहा। हम लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान और उसके जो पति था अल्तुनिया, वो दोनों को हत्या कर दिया था डाकुओं ने। कल हम लोग देखे थे हरियाणा के पास, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वहां पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो इसको बहराम शाह को राजा बनाया गया। और बहराम शाह के बारे में पूछ ले कि ये कौन था, तो इल्तुतमिश का ये तीसरा पुत्र था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश का ही पुत्री भी थी, कौन, तो रजिया सुल्तान। ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश का बहराम शाह भी पुत्र था, जिसको रजिया के बाद क्या बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका ज्यादा दिन शासनकाल रहा नहीं था और इससे सवाल ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, तो ज्यादा हम लोग को इसके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहिए। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में देखते हैं। मसूद शाह के बारे में, जिसका शासनकाल 4 साल के लिए रहा था। इसके बारे में हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि मसूद शाह था कौन, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था फिरोज शाह, उसका एक पुत्र था। मतलब कि इल्तुतमिश का एक ये जो था पोता था, ये बात आप कह सकते हैं। और इसके शासन में समस्त शक्तियां होता था नायब के पास होता था। हम लोग जानते हैं कि जब इल्तुतमिश मरा था तो जो शक्ति सुल्तान के पास होता था वो कहां पर चल गया था, छीन कर कहां पर डाल दिया गया था, तो नायब को दे दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीका से क्या हुआ था कि मसूद शाह जब शासक बना तो यहाँ पर सारा जो शक्ति था किसके पास था, तो नायब के पास था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो बलबन था अमीर हाजिब मुख्य शाही प्रबंधक के पद को प्राप्त करके अपना शक्ति धीरे धीरे बढ़ाने लगा था। जब इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान ये सब मरा था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जून 1246 ईस्वी में क्या हुआ कि बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया और हटाकर इसका जो मृत्यु हो गया, कहां पे, मसूद शाह को, तो कारागार में ही मृत्यु हो गया था, क्योंकि बलबन इसको कारागार में बंद कर दिया था सिंहासन पर से हटाकर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन बलबन जो था राजा नहीं बना था। बलबन के पहले कौन राजा बना, तो आपको याद रखना है कि नासिरुद्दीन महमूद बना था। लेकिन ये बना तो था राजा नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन जो सारा शक्ति था किसके पास था, तो बलबन के ही पास था। मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बलबन इसको एक कठपुतली की तरह रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखना। नासिरुद्दीन महमूद का अगर शासनकाल पूछे कि कब से कब तक रहा था, तो 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और जो संघर्ष था सुल्तान और तुर्की सरदारों के मध्य में, शक्ति किसके हाथ में जाएगा, शक्ति किसके हाथ में जाएगा, तो जैसे ये 1246 में 16 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना, वैसे ही सारा संघर्ष क्या हो गया था कि समाप्त हो गया था। और आपको याद रखना है कि नासिरुद्दीन जब महमूद शासन में आया तो शासन का जो समस्त शक्ति था किसके पास था, तो बलबन के हाथ में था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1249 में क्या हुआ कि जो महमूद था उसने बलबन को क्या चीज का उपाधि दिया, तो अलुग खा का उपाधि दिया।
नायब ए मालिकात के पद देकर जो कानूनी रूप से क्या हुआ कि पूरा रूप से शासन किसके हाथ में दे दिया, तो बलबन के हाथ में दे दिया। ये नायब ए मालिकात को ही नायब भी बोला जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पे नायब लिखा रहे या आपका नायब ए मालिकात लिखा रहे तो आपको समझना है कि दोनों एक ही था, ठीक है। तो कानूनी रूप से किसके हाथ में सौंप दिया गया ताकत, तो बलबन के हाथ में सौंप दिया। और 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद का मृत्यु होने के बाद बलबन स्वयं को क्या किया कि सुल्तान घोषित कर दिया और उसका उत्तराधिकारी बन गया महमूद का। तो ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुलाम वंश में, और इससे सवाल हमेशा जो होता है बनते रहता है, ठीक है। तो इसका अगर शासन काल पूछ ले तो आपको याद रखना है कि 1266 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा था। बलबन जो था इल्तुतमिश के भांति एक इल्वरी तुर्क था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भले ये तुर्क नहीं मानता था लेकिन आपको याद रखना है कि ये एक इल्वरी तुर्क था और उसने 20 वर्ष तक वजीर रहा था और 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में ये शासन किया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। रजिया के समय ये बलबन का क्या चीज का पद था, ये कभी कभी पूछ लेता है या दे देता है कि अमीर ए शिकार किस समय था। तो आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान के समय बलबन का पद जो था अमीर ए शिकार था। अमीर ए शिकार होता क्या था, तो जब राजा या रानी शिकार पे जाता था या जाती थी तो उस समय ये शिकार का व्यवस्था करने वाला होता था, ठीक है। उसी को हम लोग अमीर ए शिकार कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि बलबन जो था उस समय शिकार का व्यवस्था करता था रजिया के समय। बाद में बहराम शाह जब बना राजा तो उस समय क्या था, तो अमीर ए आखुर था। अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता, तो अश्वशाला का प्रधान, मतलब घोड़ा जो जहां पे रखा जाता उसका प्रधान था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापना किया। और राजत्व जो सिद्धांत था इसका दो मुख्य विशेषता था। इसका राजत्व सिद्धांत का मुख्य दो विशेषता कौन कौन था, ये कभी कभी पूछते रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो ये प्रथम जो बोला था कि सुल्तान का जो पद है ईश्वर द्वारा प्रदान किया होता है, और दूसरा क्या बोला था कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। ये निरंकुश का मतलब क्या होता है, तो इस पर मतलब कि कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, जो सुल्तान बोलेगा या जो सुल्तान करेगा वो सही करेगा, ठीक है। उस पर कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोकने से बहुत सारा काम हो नहीं पाता है, इसका कहना था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि बलबन के राजत्व जो सिद्धांत था वो दो कौन कौन था, तो आपको याद रखना है पहला कि सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और दूसरा जो है सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है सुल्तान को, ठीक है। हम लोग जानते थे कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्क सरदारों का एक गुट तैयार किया गया था, उसको ये क्या किया था, तो ये समाप्त कर दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों को क्या किया कि एक गुट को समाप्त कर दिया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे कि सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन और पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना को क्या किया, ये प्रारंभ किया, ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है बलबन के बारे में। आगे जब हम लोग देखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है कि रक्त और लौह की नीति को कौन अपनाया था, तो आपको याद रखना है कि बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। हम लोग जानते हैं कि ये क्यों अपनाया था, तब मंगोलों का आक्रमण होते रहता था, तो जो भी दुश्मन आए तो उसको सिर्फ और सिर्फ तलवार से बात करना है, ये सब नहीं देखना है कि वो क्या है कौन है, सिंपल से उससे लड़ाई करना है। तो बलबन का कहना था कि जो भी दुश्मन है उससे सिर्फ और सिर्फ तलवार से लड़ा जाना चाहिए और ज्यादा इसके बारे में, नैतिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आपसे पूछ सकता है कि रक्त व लौह की नीति कौन अपनाया था, तो आपको बताना है बलबन के द्वारा अपनाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसने ईरानी त्योहार जो एक था नैरोज को भी आरंभ किया। तो आपसे पूछ सकता है कि नैरोज जो त्योहार था कौन आरंभ किया था, तो आपको याद रखना है कि बलबन के द्वारा ये आरंभ किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वह स्वयं को क्या बोलता था, तो फिरदौस के शाहनामा में वर्णित वो स्वयं को क्या बोला है, तो अफरासियाब वंश का बताता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो अफरासियाब जो वंश है ये कहाँ का वंश है, तो आपको याद रखना है ईरान का एक वंश है, वहां का ये बताता था, ये बात आपको ध्यान में रखना। बलबन ने एक पृथक सैन्य व्यवस्था का, सैन्य विभाग का स्थापना किया,
जिसको क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि दीवाने अर्ज कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था, तो आपको याद रखना है कि बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज का स्थापना किया गया था। बलबन ने जिले इलाही मतलब कि ईश्वर का प्रतिबिंब का उपाधि का भी धारण किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिले इलाही का मतलब क्या होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब मतलब ईश्वर का ही रूप का है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये उपाधि धारण कौन किया था, तो आपको याद रखना है कि बलबन के द्वारा ये उपाधि धारण किया गया था जिले इलाही का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक गुलाम वंश में बचा हुआ है, जो कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में। ये दोनों जो था, दोनों को शासनकाल ज्यादा दिन तक रहा नहीं था। ये दोनों एक दूसरे का बाप बेटा था। आपको एक बात याद रखना है। और ये थोड़ा सा का टॉपिक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा कि आज जो है गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। तो इसका जो शासनकाल रहा था ये दोनों का, कब से कब तक रहा था, तो 3 साल तक रहा था दोनों का। 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा था। आगे जब हम लोग देखते हैं इसमें, तो क्या है कि बलबन को जब मृत्यु हो रहा था, तो वह अपने मृत्यु के पहले क्या किया था कि अपने बड़े पुत्र का, जो बड़े पुत्र था उसका पुत्र कौन था, तो आपको याद रखना कि बड़ा पुत्र उसका कौन था, तो महमूद था। उसके पुत्र का क्या, जो कैखुस रब था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। मतलब कि ये अपना पोता को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था मरने से पहले। लेकिन क्या हुआ कि जो तुर्क सरदारों था उसमें संघर्ष हुआ। तुर्क सरदारों ने क्या किया कि इसको सिर्फ और सिर्फ कैखुस रब को मुल्तान का प्रांतीय शासक बनाकर छोड़ दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली के कोतवाल जो था फखरुद्दीन मुहम्मद ने क्या किया कि एक षड्यंत्र के तहत क्या किया कि बलबन के दूसरे पुत्र बुगराखा के पुत्र कैकुबाद को क्या बना दिया, तो सुल्तान बना दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मतलब कि ये भी जो था कैकुबाद भी था कौन था, तो इसका मतलब कि पोता ही था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि कैकुबाद को लकवा मार दिया था। लकवा मारने के कारण जो इसका जो पुत्र था कैकुबाद का क्यूमर्स, उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया। और क्यूमर्स जो था, कैकुबाद का जो पुत्र था क्यूमर्स, वो बहुत छोटा था, मतलब कि अबोध ही था। तब भी उसको क्या बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था। और 1290 ईस्वी में क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो जो था क्यूमर्स का हत्या किया, और हत्या करके गुलाम वंश को अंत करके खिलजी वंश का स्थापना किया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो खिलजी वंश शुरू करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल हमेशा खिलजी वंश से पूछते रहता है, तो आपको वो क्या करना है कि ध्यान से देखना है। जितना भी पीडीएफ है ये जो पिछले सप्ताह का, क्या होगा कि आज जो है शाम में डाल देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।